नमस्कार, मैं सुजल दवे। भारत की राजनीति कितनी भी बड़ी हो जाए, हमेशा सरदार से छोटी ही रहेगी। सरदार को जाने बिना, समझे बिना आप राजनीति में टिक ही नहीं सकते। सरदार पे बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, बोला गया है। आपका एंकर भी इस वक्त बोल ही रहा है। एक टीवी प्रोग्राम के जरिए आप सरदार को समझ लेंगे, ये भ्रम ना तो मैंने पाला है, ना आप पाले। आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज सरदार को याद करने का दिन है। आज ही के दिन 1930 में सरदार साहब की गिरफ्तारी हुई थी। मामला था गांधी की डांडी कूच को कुचलना। सरदार गांधी के करीबी थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरदार साहब के जीवन की यह पहली गिरफ्तारी थी। जब राजनीति हिंदू होने या न होने पर और असली हिंदू नकली हिंदू पे चली जाए, तो सरदार साहब को खोजने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ही तो एक अकेली हस्ती थे जो सबको साथ लेके चलते थे। तभी तो कहा जाता है सरदार सबके थे। सरदार को जानने का सही तरीका है उन पे लिखी किताबों को आप दर्शक पाठक बन के पढ़े। मैं भी उन पे लिखी पटेल ए लाइफ किताब पढ़ के आया हूं। राजा राम मोहन गांधी ने यह किताब लिखी है, जो काफी मोटी है। मैं सिर्फ 30-35 पन्ने पढ़ के आया हूं। सरदार केवल वो नहीं जिन्होंने हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के राजा को भारत में विलीन होने के लिए कड़े तेवर दिखाए। सरदार को याद करना है तो भावनगर को भी याद करना पड़ेगा। सरदार अखंड भारत की बात करते हैं और उनके मित्र भावनगर के आखिरी राजा कृष्ण कुमार सिंह गोहिल अपनी रियासत भारत माता के चरणों में समर्पित करते हैं। यह है असली राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वो नहीं जो बाबू ने आपको कहा और आप चिल्लाने लगे इंडिया इंडिया। दोस्ती का पैमाना एक ये भी है, वो नहीं जो जीपीसीपी साहब ने 16 में आपको दिखाया। आगे की कहानी और दिलचस्प है। राजा ने रियासत देते वक्त कहा था, रानी मायके से जो चीजें लाई है वो मैं उन्हें पूछे बगैर नहीं दे सकता। रानी को संदेशा पहुंचाया गया ताकि उनकी मर्जी जान सके। क्या जवाब शानदार आया था। रानी ने कहा, जब हाथी जा रहा है तो साजो सिंगार का क्या करेंगे। इस घटना से आपको समझना चाहिए कि भारत किस शानदार दौर से गुजरा है। भावनगर के शाही परिवार को के न्यूज का सलाम। सरदार का नाम हमेशा नेहरू के संदर्भ में लिया जाता है, जबकि उनका जीवन तो गांधी से प्रेरित था। हमेशा नेहरू सरदार के मतभेदों को राजनीति अलग तरीके से पेश करती आई है, जबकि हकीकत कुछ और है। सरदार नेहरू में मतभेद जरूर थे, पर वे आपसी दुश्मनी में कभी नहीं तब्दील हुए। सरदार कैबिनेट में आपको नेहरू की आलोचना करते नजर आएंगे, चुनौती देते नजर आएंगे, सरदार नेहरू पे हमेशा भारी पड़ते नजर आएंगे, तो कई बार पीछे हटते हुए भी नजर आएंगे। पर सरदार ने कभी किसी को मौका नहीं दिया कि अपने नेता पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर सके। क्या शानदार व्यक्तित्व था। अगर वाकई सरदार के साथ गांधी और नेहरू ने अन्याय किया था, तो अक्टूबर 1950 में अपनी सेहत को लेकर दिल्ली छोड़ते वक्त सरदार ने क्यों एमबी गाडगिल से कहा था कि मैं जानता हूं आपके नेहरू से मतभेद है, पर शायद ये मेरा आखिरी आदेश है, जवाहर का हाथ कभी मत छोड़ना। सरदार गाडगिल के सामने ही कहते, बापू ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना के सही फैसला लिया है। मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। मैं बेवफा सिपाही नहीं। खुद को हमेशा बेवफा सिपाही नहीं हूं कहने वाले सरदार को राजनीति बेवफा सिपाही तब साबित करती है जब सवाल आता है देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार होते तो। जबकि हकीकत यह है कि सरदार ने कभी नहीं चाहा वे प्रधानमंत्री बने। आप ये पूरी घटना सरदार की जीवनी में पढ़ सकते हैं। गांधी की हत्या के बाद सरदार ने आरएसएस पे प्रतिबंध रखा था। सोचो, आज कोई ये बात सोच भी सकता है क्या? पता चला लोग लाठी त्रिशूल लेके आ जाएंगे। आपका इनका पीके के संपादक का किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी की तरह 3 मार्क दिखाता नजर आएगा। सरदार साहब केवल 3 साल 4 महीने गृह मंत्री रहे। सोचिए, इतने कम वक्त में सरदार ने क्या काम किया होगा कि हर गृह मंत्री सरदार जैसा बनना चाहता है, पर बन नहीं सकता। पर वो बन सकता है बशर्ते प्रधानमंत्री कोई नेहरू जैसा बन जाए। सरदार अहमदाबाद के बिना आधे अधूरे नजर आते हैं। सरदार को जानने के लिए आपको उनके अहमदाबाद के कार्यकाल को भी याद करना पड़ेगा। मणिनगर और पालड़ी की टाउन प्लानिंग सरदार साहब ने ही की थी। याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी मणिनगर से चुनाव लड़ चुके हैं। आज भी गुजरात क्लब में जाएंगे तो आपको सरदार वहां सिगार पीते बैठे जैसी अनुभूति होगी। 1941 में जब शहर में दंगे भड़के तो सरदार साहब अपने शहर से बात करते हैं। कहते हैं, सरदार साहब अपने शहर से बात करें, कहते हैं, आप सबको ये क्या हो गया है जो एक दूसरे के गले काटने पे तुल है। आपने शहर की छवि खराब कर दी। अब इस कलंक को हम कैसे धोएंगे? आओ वादा करें, फिर से ऐसा शहर में नहीं होने देंगे। इतनी शानदार हस्ती अब हर जगह है।
सरदार अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में है, चुनावी मुद्दों में है, युवा के आंदोलन में है। सरदार अब नगर बन चुके हैं, एयरपोर्ट बन चुके हैं, अस्पताल बन चुके हैं, यूनिवर्सिटी भी बन चुके हैं। सरदार अब विद्यालय बन चुके हैं। सरदार अब व्हाट्सएप महाविद्यालय का सब्जेक्ट बन चुके हैं, फेसबुक के पेज पे है, हर जगह सरदार है। बस नहीं है तो हमारे दिल में नहीं है। डू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई थिंक यू नो। आज मैं सरदार पे बात करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। सरदार के करीब मुझे और आप दर्शकों को ले जाने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हरि देसाई, जिन्होंने सरदार पे पीएचडी की। ऐसा कहूँ उसे बेहतर होगा, वो पीएचडी करवा सकते, उतनी जानकारी रखते हैं कि अगर आप दर्शक मुझे माफ करें तो और इसे अतिशयोक्ति न समझे तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरदार साहब खुद उनके बारे में नहीं जानते थे। हरि भाई उतना अभ्यास कर चुके हैं और उनके बारे में जानते हैं। हरि भाई आपका स्वागत है। जब मैं आपका परिचय दे रहा था तो बड़ी लालसा मन में थी कि मैं आज सरदार के कुछ करीब चला जाऊंगा। हालांकि मैंने परिचय में कह ही दिया है कि टीवी प्रोग्राम के माध्यम से सरदार साहब को जानने का भ्रम तो मैं नहीं पालता हूं। अब दर्शक न पाले तो अच्छा है, मैंने वैसे संवैधानिक चेतावनी दे दी है। फिर भी सरदार साहब को जब दर्शकों के सामने और मेरे सामने आपके माध्यम से ला रहा हूं तो किन शब्दों में आप सरदार साहब को लेके आएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ को शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ऐसे व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से उनके असली इतिहास को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम रखा और उसमें मुझे न्योता दिया जी। सरदार साहब के बारे में एक ही वाक्य में यदि कुछ कहना है तो मैं तो ये कहूंगा कि न भूतो न भविष्यति, यानी सरदार जैसी हस्ती न होगी न हुई थी और कोई, ऐसा मैं तो कहूंगा। यानी जैसे आइंस्टाइन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में कि ये ऐसा व्यक्ति यहां पर जीवित होगा या तो इस विश्व में होगा, ये आने वाली पीढ़ियां शायद मानेगी नहीं। तो सरदार का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। देखिए, बैरिस्टर थे मगर एक गांव के, करमसद गांव के नडियाद के देसाई वगों में पैदा हुए एक किसान परिवार से उठकर पूरे देश को अभी जो उसका नक्शा है वो नक्शा देने वाले, उसको आजादी देने वाले, जो गांधी और नेहरू के अनन्य साथी रहे। और ये त्रिपुटी जो है, जो कि आजादी के जंग में साथ में थी, आजादी के बाद में राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान रहा। हालांकि सरदार साहब की सेहत इतनी खराब थी, पहले से जानते थे, इसलिए वो आजादी के बाद में ज्यादा जीवित न रह सके, मगर उन्होंने जो भी जितना समय मिला उस समय में जितना योगदान किया, मैं तो उसको लाख लाख सलाम करूंगा। और कोई अपने आप को सरदार, छोटे सरदार, मोटे सरदार, नाटे सरदार ये कहे तो मुझे तो केवल उन पर तरस आता है कि कोई ऐसे थोड़ा ही उनका अनुकरण कर सकता है। ये सरदार थे जो राजा रजवाड़ों से डील करते थे, मगर ये सरदार थे जो एक दांडी के चश्मे पहनते थे। ये सरदार थे जब उनका 15 दिसंबर 1950 को निधन हुआ मुंबई में बिरला हाउस में, तो उनका बैंक बैलेंस था 262 रुपए। हालांकि राजनेता जब राजनीति में आते हैं तो लोन लेकर अपने घर का निर्माण करते हैं और 5 साल उनका हो गया असेंबली में तो न जाने क्या क्या हो जाता है। तो उनके लिए मैं तो चाहूंगा कि हम सबों के लिए सरदार साहब में से कुछ प्रेरणा हम लोग लेवें, तब कुछ सरदार के आदर्शों का अनुसरण करें, ऐसा मुझे लगता है। कोई सरदार नहीं बन सकता। आज खास 12 मार्च नजदीक आ रही है और आज ही के दिन सरदार साहब को गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने गांधी के आंदोलन को कुचलने के लिए। और मैंने बताया भी, से जो पढ़ा है, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, सरदार गांधी के काफी करीब थे, तो अंग्रेजों को था कि सरदार को पकड़ लिया जाए। यह पूरी घटना और सरदार को डांडी की जो कूच हुई थी उससे आप कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, 7 मार्च को सरदार साहब की गिरफ्तारी उसी जुर्म में हुई जो जुर्म उन्होंने कभी किया ही नहीं। यानी रास में जो बरगद का पेड़ अभी भी वहां 100 साल से है, उस बरगद के पेड़ के नीचे लोगों ने आग्रह किया कि आप हमें संबोधित करिए।
तो सरदार साहब ने कहा ठीक है मैं संबोधित करूंगा। तो सरदार साहब पर तो पाबंदी थी, क्योंकि दांडी कूच का पूरा आयोजन जो था सॉल्ट वो सत्याग्रह का, वो सरदार के जिम्मे था। सरदार बड़े संगठक थे, और जैसे लोग तरस खाते हैं ना, सरदार को अन्याय किया, सरदार को अन्याय किया, सरदार को भारत रत्न बहुत देर से मिला। तो गांधी बापू को भारत रत्न मिला था क्या? गांधी बापू को नोबेल प्राइज मिला था क्या? ये क्या नोबेल प्राइज और भारत रत्न के मोहताज थे? नहीं। गांधी के पट्टशिष्य ऐसे थे, और गांधी जी ने हमेशा कहा कि मुझे सरदार न मिलते तो मैं जो कुछ कर सका वो नहीं कर सकता था। हाँ। तो सरदार की वजह से दांडी कूच की पूरी तैयारी हो चुकी थी, संगठनात्मक तैयारी हो चुकी थी। कौन सा रूट होगा, कौन लोग शरीक होंगे, कौन लोग उनका स्वागत करेंगे बापू जब गुजरेंगे वहां से, तो और दांडी तक जाएंगे तो कैसा कैसा होगा। सरदार तो हर एक आयोजनों में यानी पहले से गांधी बापू का जो कहते हैं ना एस्कॉर्ट थे। तो 7 मार्च को वो वहीं रास में थे, और उनको भाषण नहीं देना था, मगर लोगों ने आग्रह किया, और सरदार तो लोगों के लोग थे, लोगों के आदमी थे। तो सरदार साहब ने कहा कि चलिए मैं संबोधित करूंगा। और वहां के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आप पर पाबंदी है, आप नहीं भाषण कर सकते हैं। आप करने वाले हैं क्या? तो सरदार ने कहा हाँ मैं करने वाला हूं। तुरंत उनकी गिरफ्तारी हुई। जो जुर्म उन्होंने किया नहीं उसके लिए उनकी गिरफ्तारी हुई, और उनको साबरमती जेल में लाया गया। और सरदार की ये पहली गिरफ्तारी थी। और देखिए, एक बैरिस्टर जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर था, इतनी आय थी, देखिए इतना यानी सुटेड बुटेड थे सरदार पटेल, बैरिस्टर सरदार पटेल, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर गांधी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। ये कितना परिवर्तन गांधी की वजह से उनमें आया, ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। आपने अभी समर्पण की बात की, तो सरदार और समर्पण, ये 2 शब्द मैं कभी अलग नहीं कर पाता हूँ। जितना मैंने सरदार को पढ़ा है, जाना है, समझा है, आधा अधूरा ही सही, पर जितना पढ़ा है, सरदार यानी समर्पण, समर्पण यानी सरदार। आपने प्रस्तावना में ही जो बातें करी, प्रास्ताविक जो किया आपने, तो उसमें भली भांति सब चीजें सरदार के बारे में सही ढंग से आपने प्रस्तुत करी। सरदार के प्रति अहोभाव दिखाने वाले लोगों से आप पूछिए कि 10 वाक्य सरदार के बारे में बोल लीजिए ना, तो बोल ही नहीं पाएंगे। सरदार महान थे, जय सरदार, इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है। तो सरदार, आपने भली भांति ये आपने राजमोहन गांधी की किताब का जिक्र किया, और राजमोहन गांधी केवल गांधी जी के पौत्र थे ऐसे नहीं, वो इतने अच्छे इतिहासविद रहे, इतिहास लेखक रहे कि उन्होंने सरदार पर जीवनी जब लिखी तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया। और आपने बीच में जिक्र किया 160 पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, उतने रिपोर्ट्स पढ़ा, उन्होंने अपना मेंशन किया है बुक के कि मैंने 160 पुस्तक पढ़ने के बाद ये पुस्तक लिखने का विचार रखा जी। जी, आप बढ़े। और उसमें एक जिक्र किया है कि सरदार साहब को हम 31 अक्टूबर 1975 जी, ये उनकी जन्म तारीख मानते हैं। हालांकि वो उनकी जन्म तारीख है ही नहीं है, सही है। उन्होंने, राजमोहन ने पहले पेज पर लिखा है कि उन्होंने खुद सरदार साहब ने कहा था कि मैं मैट्रिक में था और वो एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहा था, तो जो जी में आया वो डेट ठोक दिया और उन्होंने वो 31 अक्टूबर 1875 उन्होंने डाल दिया। हालांकि रिसर्च करके राजमोहन ने वो कौन सी डेट थी वो ढूंढने की कोशिश करी है, और वो 30 अप्रैल 1876 या तो 7 मई 1876 वो असली तारीख है। राजनेताओं की जन्म तारीख के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिन्ना साहब की जन्म तारीख के बारे में या औरों के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर ये ऐसा व्यक्तित्व था कि जिस व्यक्तित्व ने कभी जो मानता था उससे अलग व्यवहार किया नहीं। जो मानते थे वही करते थे और वही कहते थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस के सबसे प्रभावी नेता रहे। आजादी के जंग में
गांधी जी उन पर निर्भर रहे और गांधी जी के अंध अनुयायी नहीं थे, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। और वो पहली जो उनकी गिरफ्तारी हुई और साबरमती जेल में गए, उसके बाद में तो उनकी कई बार गिरफ्तारियां हुई और जेलवास भी हुआ, मगर वो देश को समर्पित व्यक्ति था। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये दो भाई है। वल्लभ भाई पटेल, विजय पटेल और विजय पटेल। हाँ। आप समर्पण की बात मुझसे पूछ रहे थे। हाँ। तो हुआ ये कि बैरिस्टर होना था। हाँ। वल्लभ भाई ने बैरिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रखा था और विजय पटेल उनका नाम था, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। और उनके बड़े भाई थे विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल। यानी वो भी विजय पटेल, ये भी विजय पटेल। भाई साहब के हाथ में वो लिफाफा आया तब उन्होंने कहा कि भाई मुझे जल्दी जाना है, मैं बड़ा हूं, मुझे जाना है। तो सरदार ने तो वो आपने कहा वैसे समर्पण और त्याग वो तो सरदार के जैन में था। अच्छा। तो उन्होंने भाई साहब को न केवल जाने दिया बल्कि भाई साहब के परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वीकृत की। यानी विट्ठल भाई के परिवार की यहाँ उसके लालन पालन की जिम्मेदारी भी अपने पर ली थी। तब तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्रिमिनल लॉयर के नाते प्लीडर का एग्जाम पास किया था और गोधरा से बोरसद तक वो बड़े मशहूर क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। तो ऐसे सरदार साहब थे। सरदार साहब ने त्याग करने में कभी पीछे हट नहीं की। आजकल तो राजनीति में ये हो रहा है कि ओहदे के लिए मान लीजिए कि छोटा सा टिकट नहीं मिला तो लोग पार्टी छोड़ देते हैं, मगर सरदार साहब को तो उन्होंने क्या क्या जाने दिया। मैंने कहा ये बैरिस्ट्री का वो लेट बाद में वो बैरिस्टर होके आए बाद में जाकर, मगर जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष पद तो 4-4 बार उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। 1928 से लेकर 1950 तक यानी सरदार साहब के इतने समय के दौरान उनकी बेटी उनकी सेक्रेटरी रही मणिबहन पटेल, और मणिबहन लिखती है कि सरदार को जीवन में कभी भी प्राइम मिनिस्टर होने की इच्छा या महेच्छा थी ही नहीं। दुर्गादास के वॉल्यूम की प्रस्तावना में मणिबहन ने स्वयं लिखा है। मणिबहन से उनको बेहतर कौन जान सकता है। फिर भी बार बार एक सवाल आ जाता है, जैसे सारी समस्याओं की जड़ नेहरू है, वैसे एक सवाल आ जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर पहले देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत कुछ अलग होता। देखिए सुजल भाई, ऐसा है कि इतिहास में कुछ घटनाएं होती हैं वो इफ एंड बट्स में नहीं हम उसको बांट सकते। जो घटनाएं हुई उस घटनाओं को हम स्वीकार करें। गांधी जी भली भांति जानते थे, गांधी जी इनके डॉक्टर थे। सरदार साहब को पेट की बीमारी थी, कब्ज की बीमारी थी, और आपको हम सबों की अपेक्षा गांधी जी को उनके बारे में काफी मालूम था। दूसरा, गांधी जी ने ये निर्णय करा और आपने प्रास्ताविक करते हुए आपने भी वो कोट भी अच्छे ढंग से किया। गांधी जी ने जो निर्णय किया वो सर्वथा उचित था। ये बात सरदार साहब ने गांधी जी के निधन के बाद में भी हमेशा कही है। मैं हमेशा चैलेंज करता हूं लोगों को कि मुझे कहीं एक जगह पर सरदार साहब ने ये कहा हो कि मुझे अन्याय किया गया, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाकर, ऐसा कभी कहा हो या तो लिखा हो तो मुझे बता दें, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। इसलिए मेरे पास तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया है, वो 2 अक्टूबर 1950 को वल्लभ भाई ने इंदौर के निकट कस्तूरबा ग्राम का शिलान्यास करना था। उस समय उन्होंने जो भाषण किया था उसमें उन्होंने कहा कि बापू ने जो हमें जहां पर बिठाया है वो योग्य है, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया वो भी योग्य है, और हम ऐसे गद्दार हैं नहीं कि कोई ऐसा छोड़ दे। हम तो उनके सिपा सालार ऐसे हैं। तो पता नहीं लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वर्तमान राजनीति चमकाने के लिए सरदार साहब का नाम का इस्तेमाल करते होंगे। मैं तो कोई राजनीति में हूं नहीं,
मैं तो शोध करता हूं और मैं दस्तावेजों के आधार पर ही बात करता हूं। मतलब वो इतिहास पढ़ने और समझने के लिए होता है, उसे बदलने और हिसाब नहीं किया जा सकता। इतिहास में जो तथ्य हैं उनको उजागर करना और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही जो अपप्रचार की भूमिका है उसको छेद करना, ये हमारा काम है। ये सोशल मीडिया आने के बाद लोगों को पता चला, सरदार के किरदार को भगत सिंह के मामले में जोड़ा गया है, तो काफी बातें चल रही है। पर आप जैसे लोगों से जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सच के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये कुछ भी कह ले। पर भगत सिंह का जो मामला पूरा था उसमें सरदार साहब का किरदार क्या था? नहीं, ऐसा है कि देखिए, सरदार साहब 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। 88,000 किसान, उनका सर्वे किया गया और सरदार के नेतृत्व में, यानी उस समय तो बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बारडोली गए और फिर वहां से अकोटी करके एक गांव है बारडोली के निकट, अकोटी। तो अकोटी में एक भिखी बहन पटेल जो कि सरदार साहब का सम्मान कर रही थी, उनको गुलदस्ता दे रही थी, उनको उनका स्वागत कर रही थी और उन्होंने ये कहा उनको कि आज से आप हमारे सरदार। तो तब से लेकर नामकरण हो गया सरदार साहब, अरे बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल, वो सरदार पटेल बन गए। अब देखिए, ये बारडोली सत्याग्रह हुआ, उसके बाद में दिसंबर में कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता कहते थे, अभी कोलकाता कहते हैं वेस्ट बंगाल में। अभी उस समय तो बंगाल ही था, केवल एक यूनाइटेड बंगाल था। तो वहां पर मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन था और सब चर्चे थे सरदार पटेल के, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह के चर्चे थे और सरदार साहब वहीं पर गए थे। उस समय आपको मालूम होगा कि नेहरू रिपोर्ट, यानी मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था, उसके खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका अपना बेटा, वो उसने भी उससे खिलाफत करी थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यानी आजादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उस समय वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, मगर उस समय बारडोली के बारे में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें यह था कि सरदार पटेल ऐसा नाम लिखा जा रहा था। तो नेहरू और सुभाष ने सरदार, ये तो साम्राज्यवादी नाम है, इसलिए उसका विरोध किया और वो कटवा डाला था। मगर दूसरे साल लाहौर में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और आरएसएस की शाखाओं में भी उस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो कि आजीवन कांग्रेसी रहे, जो संघ के संस्थापक रहे, अभी आज कल जो उनका राजनीतिक संतान जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके जो आराध्य देव हैं डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने आदेश दिया था कि हमें इस हर एक शाखा में, ये स्वतंत्रता दिवस माना जाता था उस समय 26 जनवरी 1930, ये उसको मनाना है 26 जनवरी, जो कि बाद में चलकर 50 में वो प्रजासत्ताक दिन हुआ और हमारा आजादी दिन 15 अगस्त 1947 हुआ। मगर उस समय वो स्वतंत्रता दिवस के नाते उसको मनाया गया था, तो आरएसएस की शाखाओं में भी मनाया गया था। तो उसके दूसरे साल यानी ये अपने 1931 में कराची में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपने भगत सिंह का जिक्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूं जी। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में, उसके पहले यानी एक आध सप्ताह पहले ही गुपचुप भगत सिंह और उनके दो साथियों को फांसी दी गई थी, यानी उनको लटकाया गया था। और युवा वर्ग में, युवा पीढ़ी में, क्रांतिकारियों में बड़ा रोष था। तो सरदार साहब ने उस समय भाषण किया था, वो पढ़ने लायक है। सरदार साहब ने ये कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों की, उनके त्याग और बलिदान और राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति, उसके प्रति हमारा शीश झुकता है।
हम उसका बड़ा आदर करते हैं, मगर उन्होंने जो मार्ग अपनाया यानी हिंसा का, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ध्येय एक है, रास्ते अलग है। ये हाँ, ध्येय एक है, ये ध्येय एक है, रास्ते अलग है। उनका रास्ता हमें मंजूर नहीं। वो दूसरी बात, उस वक्त एक रोष था युवा पीढ़ी में कि भगत सिंह को बचाया नहीं गया। हाँ, हालांकि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निवेदन करा था कराची में कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए जो वाइसरॉय थे अरविंद, उनको बहुत समझाने की कोशिश करी थी। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये निवेदन था। और दूसरी बात, भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह, वो भी उसी कांग्रेस के मंच पर आकर उन्होंने कहा कि आपको आपके कैप्टन का हाथ मजबूत करना चाहिए, ये भगत सिंह ने ही मुझे कहा है। कैप्टन यानी महात्मा गांधी। भगत सिंह को गांधी जी के प्रति बड़ा आदर था। लोग आज कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ, मतलब गांधी को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि भगत सिंह को वो बचा नहीं पाए थे, हाँ, वगैरह सब कहानियां चलती रहती है। हैं। हकीकत कुछ अलग होती है। वैसे भी ये सब दूर हो गए, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन नेहरू और सरदार, इन दोनों के बीच में जो मतभेद थे, मनमुटाव थे वगैरह, मेरे को लगता है पॉलिटिकल साइंस के जितने भी छात्र हैं वो इस पे ही पढ़ ले, पर हकीकत पढ़े। मैं हमेशा ये चाहता हूँ, हकीकत पढ़े। ये क्या शानदार मनमुटाव हुआ करते थे कि आप देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया पहले ही कि वो कैबिनेट में आलोचना करते हैं। अब बता दीजिए कि ये भारत इस दौर में अपने ही प्रधानमंत्री, अपना ही कोई सांसद छोड़ो, गृह राज्य में वो गृह मंत्री थे, क्या कर सकता है? पर वो करते थे और नेहरू को कवर भी करते हुए नजर आते। मैं ये पूरी घटना को समझना। सुजल भाई, मैं आपको बताऊं कि दोनों के बीच में इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, दे वर टावरिंग पर्सनालिटीज, हाँ, विराट व्यक्तित्व थे वो। हाँ, आज हम बौनों के देश में आ गए हैं, बौनों के युग में आ गए हैं। इसलिए मैं आपने जो जिक्र किया वो मैं हमेशा सरदार साहब ने क्या लिखा या सरदार साहब ने क्या कहा उसी पर ही अपनी राय प्रकट करता हूं। मैं औरों ने क्या लिखा, और आजकल वो जो इतिहास का विकृतीकरण जिस ढंग से हो रहा है, हाँ, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। मगर सरदार साहब ने खुद क्या लिखा है, आपने जो कहा उसके बारे में, तो 14 अक्टूबर 1949 को, यानी नेहरू जी के उनकी षष्ठी पूर्ति थी। उसमें ग्रंथ प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में और हिंदी में। उसमें आशीष जो, यानी सरदार साहब तो कितने बड़े थे नेहरू से, हाँ, तो नेहरू को आशीष देने का उनको अधिकार है। 14 साल बड़े। वो नेहरू को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। नेहरू को गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया, मान लीजिए, तो वो हमेशा ये कहते थे कि नेहरू इज माय लीडर, ही इज पॉपुलर अमॉन्ग द यूथ। उस समय नेहरू की वो जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी बढ़िया थी। और दूसरी बात, राजमोहन गांधी हमेशा ये कहते रहे कि 1945 से लेकर 1950 तक, यानी सरदार साहब के निधन तक, उस दौरान के यदि अखबार भी आप पकड़ लीजिए तो किसी ने सरदार साहब को प्रधानमंत्री बनाने की बात की मांग की हो, यह भी नहीं हुआ था। तो नेहरू सर्वसम्मत वो थे उसके बारे में, यानी। और दूसरा, स्वयं सरदार साहब क्या लिखते हैं उसके बारे में जो आपने जिक्र किया, जी। सरदार साहब, बहुत लंबी चिट्ठी है वैसे, जी। मगर उसमें से कुछ कहता हूं। आयु में बड़े होने के नाते मुझे कई बार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें यानी नेहरू को, जो शासन, प्रबंध या संगठन के क्षेत्र में हम दोनों के सामने आती रही हैं। मैंने सदैव उन्हें सलाह लेने को तत्पर और मानने को राजी पाया है। सरदार साहब को पूछे बिना वो पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा मैं कभी कभी कहता हूं। बिल्कुल। तो नेहरू पानी नहीं हाँ, आगे लिखते हैं सरदार साहब, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने
हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने का यत्न किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। किंतु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत का सर्वदा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। अब ये कब लिखा गया? 14 अक्टूबर 1949 को। यानी मुझे तो आपने प्रारंभ में, प्रास्ताविक में काका साहेब गाडगिल का जिक्र किया कि सरदार पटेल ने मृत्यु के निकट थे, तभी काका साहेब गाडगिल को कहा था कि सरदार के आप साथी हैं, नहीं, सरदार के आप विश्वसनीय साथी हैं। तो आपको मेरा ये आदेश है कि आप नेहरू का साथ कभी नहीं छोड़ना, नेहरू के पक्ष में ही आप खड़े रहना हमेशा, आपके भले ही कोई मतभेद हो तो भी। यही तो बात है। राष्ट्र निर्माण वैसे नहीं होता। एक दूसरे के खिलाफत करने से तो राष्ट्र को तोड़ना होता है, जोड़ना नहीं होता है। और सरदार साहब ने पूरी जिंदगी राष्ट्र को जोड़ने का यत्न किया है। और आपने बहुत अच्छी बातें करी, वो हिंदू और मुसलमान नहीं। जैसे सरदार साहब, आपको ताज्जुब होगा कि सरदार साहब को जब आर.एम. बिरला ने पूछा, उद्योगपति आर.एम. बिरला ने कहा कि मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया है, तो अब अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पागल हो गए हो, हिंदू राष्ट्र तो पागलों का ख्याल है। ये सरदार साहब के शब्द थे। हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात छपी हुई। यस, और ये राष्ट्र, यस, ये राष्ट्र हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, जैनियों का है, सिखों का है, क्रिश्चियनों का है, इस देश में बसने वाले सबका है। ये सरदार की बात थी। ये सबका साथ सबका विकास सरदार का ही नारा था और वास्तव में आचरण भी करते थे। ऐसा नहीं कि उससे कुछ और किया जाए। कश्मीर को लेके हाल ही में 370, वैसे हाल तो नहीं है पर अभी हटी हुई है, 370 को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। मैं जहां तक अभ्यास करता हूँ भारत की राजनीति का, तो मुझे लगता है कि 370 एक ऐसा मुद्दा था जो कोई मुद्दा नहीं हो तो 370 हो जाए। जैसे कई चैनलों पे नहीं होता है कि एक फिल्म 3000 बार आ चुकी है, कोई नहीं चैनल के पास रहा तो वो फिल्म लगा दी। वैसे राजनीतिक लोगों के लिए 370 का एक मुद्दा था। कश्मीर की समस्या को लेकर सरदार के बारे में काफी भ्रम फैलाया गया है। ठीक है, इतिहास बदलने वाले ने और लिखने वाले ने भी, मैं इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कश्मीर की जो समस्या थी उसमें सरदार साहब का क्या किरदार रहा? सुजल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। और मेरे पास ये जो दुर्गादास का पहला वॉल्यूम है, सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंट 1945-50, वॉल्यूम 1, न्यू लाइट ऑन कश्मीर। दुर्गादास जो कि सरदार पटेल के बड़े निकट व्यक्ति थे, हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर थे, और जी.डी. बिरला और दुर्गादास वो सवेरे 4 बजे सरदार साहब के साथ नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। तो ये किताब जो है, ये किताब कोई पढ़ ले वे, ये किताब काफी ऐसे 10 वॉल्यूम दुर्गादास ने किए हैं अलग अलग विषयों पर। मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं सरदार साहब और नेहरू के बीच में क्या पत्र व्यवहार हुआ और उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा, उसी पर ही निर्भर रहना चाहूंगा। इतिहास का मेरा अध्ययन उसी पर निर्भर रहेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि जून 1946 से लेकर दिसंबर 1948 तक सरदार साहब और नेहरू कश्मीर के मसले में साथ साथ थे। ये एक बात। दूसरी बात, ये मेरे मित्र और बड़े मशहूर इतिहासकार और डोगरा राजवी परिवार से, यानी हरि सिंह के परिवार से निकट हैं। हरबंस सिंह चंडीगढ़ के इतिहासविद हैं। जम्मू कश्मीर और महाराजा हरि सिंह, ये इसमें उन्होंने काफी कुछ बातें जो लिखी हैं, वो पहले अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ जिसका प्रकाशन
डॉक्टर करण सिंह, जो कि महाराजा हरि सिंह के बेटे के हाथों हुआ था, उनके कर कमलों से उसका लोकार्पण हुआ था और मैं उसमें उपस्थित था, इसलिए उनका भाषण भी मुझे मालूम है। और इसमें कई तथ्य उजागर किए हैं। सरदार साहब वॉज डीलिंग विद महाराजा हरि सिंह और नेहरू वॉज डीलिंग विद शेख अब्दुल्ला, दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। देखिए, बात यह थी कि 3 जून 1947 को वाइसरॉय माउंटबेटन ने एक घोषणा करी कि विभाजन की, कि इंडियन यूनियन होगा, पाकिस्तान यूनियन होगा, और जो देशी रजवाड़े हैं उनको 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। एक, ये दोनों में से, यानी वो तो पाकिस्तान के साथ जुड़े, हिंदुस्तान के साथ जुड़े, या तो स्वतंत्र रहे। तो जम्मू कश्मीर के महाराजा को स्वतंत्र स्विट्जरलैंड बनाना था, अपना स्वतंत्र देश रखना था। उनकी दिक्कत ये थी कि मुस्लिम बहुल प्रदेश था वो, रजवाड़ा, राजा हिंदू था, राजाओं को अधिकार था कि किनके साथ जुड़ना है। देखिए, 3 जून को ये माउंटबेटन ने घोषणा करी, वाइसरॉय ने, और 10 जून को त्रावणकोर के हिंदू महाराजा की ओर से घोषणा हुई कि हम स्वतंत्र रहेंगे। केरला अभी केरला है। हाँ, जी, अभी केरल जिसको बोलते हैं, केरला बोलते हैं। तो हिंदू महाराजा, उसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रहना था। सरदार साहब ने माउंटबेटन के साथ में एक मैसेज भेजा था महाराजा हरि सिंह को कि, और ये वीपी मेनन, जो कि सरदार साहब के बहुत विश्वसनीय रहे, उनके सचिव भी रहे, उनके विभाग के, रियासत विभाग के वीपी मेनन, तो वीपी मेनन ने भी ये नोट किया है कि उन्होंने महाराजा हरि सिंह को ये संदेश भिजवाया था माउंटबेटन के साथ में कि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल प्रदेश था और वो पाकिस्तान में जा सकते थे। पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी वो जा सकते हैं, भारत सरकार उसका विरोध नहीं करेगी, मगर जो भी निर्णय करना है 15 अगस्त 1947 के पहले कर ले। महाराजा ने वो किया नहीं। महाराजा द्विधा में थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुड़े तो उनकी स्थिति क्या होगी, भारत के साथ जुड़े तो बहुमत तो मुसलमानों का था, इसलिए क्या होगा। मगर 22 अक्टूबर 1947 को जब वहां से रेडर्स आए, यानी रेडर्स यानी वो तो पाकिस्तान आर्मी ने का ही वैसे था काफिला, और बारामुल्ला तक आ गए। बारामुल्ला में वो पावर स्टेशन था, बारामुल्ला का पावर स्टेशन बंद कर दिया और श्रीनगर में अंधारपट हो गया। तो वीपी मेनन की सलाह पर महाराजा श्रीनगर चले गए, वरना महाराजा को वो लोग पकड़ लेते तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उस वक्त पाकिस्तान के साथ चला जाता, हमारा कोई दावा ही नहीं रहता। 26 अक्टूबर की रात को वीपी मेनन ने महाराजा के पास जाकर उनका सिग्नेचर लिया विलय पत्र पर, और 27 को माउंटबेटन ने उसको असेंट दिया, यानी स्वीकृति दी, और तुरंत सरदार पटेल ने एरोड्राम पर अपने विमानों में सैनिक तैयार रखे थे। तो जो कश्मीर बचा है वो, उसका यश यदि किसी को देना है तो सरदार पटेल को देना पड़ेगा। और नेहरू को उन्होंने एक ही सवाल पूछा था, कश्मीर चाहिए ना। नेहरू तो कश्मीरी पंडित थे, तो उन्होंने कहा हाँ, आपको ऑर्डर मिल गया मानेक शाह, जाइए। उस समय तो वो मानेक शाह वहां कर्नल थे मेरे ख्याल से उनके साथ में, जिन्होंने बांग्लादेश अलग किया। हाँ, वो तो बाद में आर्मी चीफ बने और उनका बड़ा योगदान रहा है। जी। तो इसी प्रकार कश्मीर के मसले में सरदार और नेहरू साथ साथ थे। आपको ताजुब होगा कि अक्टूबर में पाकिस्तान ने हमला किया, सितंबर में नेहरू ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान ऐसी योजना बना रहा है। यदि मान लीजिए कि सरदार साहब उसमें नहीं होते तो सरदार साहब को सबसे पहले नेहरू क्यों चिट्ठी लिखते, बिल्कुल जानकारी क्यों देते। उन दोनों के बीच में इतना मधुर संबंध था। अच्छा। देखिए, वो पिता पुत्र कहें या बड़े भाई छोटे भाई कहें, उसी प्रकार के उनके संबंध थे। एक दूसरे से मतभेद रखते थे तो डिस्कस कर लेते थे, चिट्ठी लिखकर बताते थे। समझे। दूसरी बात
यूनो में जाने का निर्णय हाँ, वो तो कैबिनेट में मंजूर हुआ। हाँ, लोग कहते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया। अरे नेहरू ने कैबिनेट की राय ली है हम्म, और जनवरी 1948 में यूनो में गए, हम्म, समझे ना। तो कौन थे कैबिनेट में जो मंजूरी देने वाले थे? वो सरदार पटेल थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री थे नेहरू के कैबिनेट में, डॉक्टर आंबेडकर थे। तो उन्होंने विरोध नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट मैंने देखा है, वो आपने 370 का जिक्र किया। हाँ, मैंने ऋतु कोहली, ओपी कोहली जो कि गुजरात के गवर्नर थे, उनकी बेटी जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या पर पीएचडी करी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जी, मैंने उसको पूछा तो उसने 1 महीने के बाद में मुझे उसका अध्ययन करके उत्तर दिया। मैंने पूछा इतना था कि नेहरू की काबीना में रहते हुए हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी 370 का विरोध किया है क्या? अच्छा, उसने मुझे 1 महीने के बाद में लिखा कि उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया था। वो उनके समर्थन में चल रहे थे, नेहरू की काबीना से निकलने के बाद में ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। साथ में थे तब तक सहमत थे। सहमत थे। अच्छा। और यूनाइटेड नेशंस में जाने का निर्णय कैबिनेट का था, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में लोकसभा में स्वीकार किया था। इसलिए अभी इतिहास को जो तोड़ मरोड़ कर जो प्रस्तुत किया जाता है उससे हमें सतर्क रहना चाहिए। 370 का ड्राफ्ट आयंगार ने, जो कि नेहरू की काबीना में मिनिस्टर थे और पहले जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे यानी दीवान रहे हैं, उन्होंने वो ड्राफ्ट सरदार साहब से अप्रूव कराया था। नवजीवन, अपना जो नवजीवन प्रकाशन है, उसने वी शंकर के 2 वॉल्यूम्स प्रकाशित किए हैं, हाँ। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में। उसमें भलीभांति स्पष्ट हो जाता है। मतलब मैं इस बात को थोड़ा गहराई से समझना चाहूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब अब ऐसा बताया जाता है कि वो विरोध में थे, आप ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि जब तक वो नेहरू के साथ थे तो 370 को लेके सहमति बनाए रखते हैं, निकलते ही विरोध कर लेते। इसको थोड़ा मैं गहराई से समझना चाहता हूं। नहीं नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताऊं। देखिए श्यामा बाबू, आपको आश्चर्य होगा कि 1940 में लाहौर में यानी रावी के तट पर जिन्ना साहब की अध्यक्षता में, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ, उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव जिन्होंने रखा, फजलुल हक ने, जो बंगाल के प्रीमियर थे, प्रीमियर यानी उस समय मुख्यमंत्री जैसे प्रीमियर, हर एक प्रांत के प्रीमियर बोलते थे, वो फजलुल हक की मिनिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था, उसमें स्वातंत्रवीर सावरकर की सहमति से 1941-42 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। यस। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार सिंध में भी थी, संयुक्त सरकार, वायव्य प्रांत में भी थी। तो ये तो जब कांग्रेसी सब जेल में थे, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अगस्त में गांधी जी के आदेश पर हुई। गांधी जी, कस्तूरबा, सरदार पटेल, मणिबेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मौलाना आजाद और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वो जेल में थी। तब ये लोग महल में थे, क्योंकि अंग्रेजों की कृपा से ये लोग प्रांतों में सरकारें चला रहे थे। तो श्यामा बाबू का जरा हिंदू महासभा में थे और मुस्लिम लीग के साथ भी थे, हिंदू महासभा में थे, ब्रिटिश के साथ में भी थे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो था। फिर वो नेहरू की काबीना में आए। नेहरू की काबीना में क्यों आए? और वो भी सरदार की वजह से आए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस वो बंगाल देश अलग चाहते थे। सुहरावर्दी जो कि बंगाल के प्रीमियर थे, मुस्लिम लीग के फिर तो प्राइम मिनिस्टर भी बने पाकिस्तान के, वो अलग देश चाहते थे बंगाल। ये दोनों जॉइंटली एक मूवमेंट चला रहे थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल का विभाजन करने की बात करी, इसलिए वो सरदार की आंखों में बस गए और सरदार की वजह से वो नेहरू काबीना में मिनिस्टर बने। ये भेद है, समझे ना? क्योंकि हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ आना चाहिए, ये उनका
आग्रह था। एक बात चल रही है ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर कि नेहरू 370 के पक्ष में थे, सरदार विरोध में थे, तो इसलिए इस पे मैं विस्तार से आपसे बात करता हूँ। जब 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 नेहरू विदेश यात्रा पर थे, अमेरिका में थे, हाँ। तब यहाँ पर कांग्रेसी लोग जो थे वो 370 यानी 306A था कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ड्राफ्ट में, 306 है। उसके पक्ष में नहीं थे अधिकांश। मगर सरदार पटेल ने सबको समझाया कि ये दीर्घ दृष्टि रखना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर को हमारे साथ रखना पड़ेगा। और आयंगर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उसका तर्क दिया है वो भी पढ़ सकते हैं लोग। मुश्किल यह है कि हमें उकसाने की कोशिश होती है, ये पढ़ना, यदि कोई पढ़े तो बात बने ना। मैंने कहा ना कि वी शंकर जो कि सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे, उन्होंने संपादित किए हुए वो जो पत्र व्यवहार है उसी में बाकायदा ये ड्राफ्ट वगैरह है जो सरदार साहब ने मंजूर किया था। एक जिक्र आपने किया था कि सूट बूट के सरदार, मतलब उस टाइम पे तो वल्लभ भाई थे, पर सूट बूट वाले बैरिस्टर वल्लभ भाई, बैरिस्टर वल्लभ भाई, बैरिस्टर विजय पटेल, मैं गलती कर रहा हूँ, बैरिस्टर वल्लभ भाई विजय पटेल, और गांधी के शिष्य बन जाते हैं और अपना पूरा जीवन गांधी को समर्पित कर देते हैं। मैंने जहां तक सरदार को पढ़ा है, बार बार सरदार जिक्र करते हैं कि मैं गांधी का शिस्तबद्ध सैनिक हूं। वो अपने आप को एक सिपाही बताते जो गांधी की सूचना पे काम करता है। एक बैरिस्टर से ऐसी सादगी लाना, अपना जीवन पूरा गांधी के चरणों में समर्पित कर देना, वो कौन सा वाक्य था कि ये हो गया? आपने सही बात करी। जैसे गुजरात क्लब अहमदाबाद की, तो वहां पर गांधी जी जब आए पहली बार तो सरदार साहब ताश खेल रहे थे और मावड़ंकर भी उनके साथ में थे। मावड़ंकर यानी जो कि अपनी लोकसभा के पहले स्पीकर बने। तो मावड़ंकर जा रहे थे गांधी जी का व्याख्यान सुनने के लिए, तो सरदार पटेल ने कहा, अरे अरे बैठो बैठो मावड़ंकर, वहां क्या वो गांधी क्या बात करेंगे? गांधी कहेंगे कि गेहूं में से कंकड़ कैसे निकालना, ये बात बताएंगे क्या? ऐसे आजादी आती है? यानी उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। बराबर। ये एक सरदार था जो सरदार 555 पीता था, जो सरदार कभी आश्रम में रहा नहीं, आश्रमवासी नहीं। हाँ, जो सरदार सूटेड बूटेड था, बैरिस्टर था, उनका काफी कुछ आय उनकी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर जब चंपारण का सत्याग्रह हुआ 1917 में, और गांधी जी ने जो स्टैंड लिया, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने उस समय जो क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने क्षमता दिखाई अंग्रेजों से भिड़ने की और अपने अधिकारों के बारे में, लोगों के अधिकारों के बारे में, यानी चंपारण सत्याग्रह, तो सरदार को लगा कि नहीं, बंदे में कुछ दम है, बंदे में है दम है, बंदे में है दम। तो तब से लेकर उनको लगा कि नहीं, ये इनके निकट आना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने कहा कि उसके बाद में वो सरदार साहब उनके शिष्य हुए, मगर वो कभी अंधभक्त नहीं थे। हर चीज में गांधी जी से पहले, निर्णय लेने के पहले बहस होती थी। कई चीजों में गांधी जी से मतभेद हुआ करता था, मगर एक बार निर्णय लिया गया तो कभी वो निर्णय का अनुपालन करेंगे, वो इस प्रकार वो थे। फिर गांधी जी जो कहते करना है, एकदम एकदम। चलो बढ़िया बात है। आपने जिक्र किया 555 सिगार का, तो कुछ समय बाद सरदार ने वो सिगार छोड़ दी थी। ओ, वो तो रास की बात आती है। मैं जानना चाहता हूं। रास से उनको लाया गया यहाँ पर साबरमती जेल, सेंट्रल जेल जो है वहां पर। और सरदार साहब तो 555 पीते थे। तो सरदार को तलब लगी थी। तो जो उनके साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि सरदार सिगरेट तो पिएंगे ना? तो उसको मालूम था कि सरदार को सिगरेट की आदत है, तो सरदार ने यूं हाथ थोड़ा लंबा किया लेने के लिए और फिर वापस खींच लिया। उन्होंने कहा कि अरे वो जेल में तो आप देंगे ही नहीं। इसलिए तब से सिगरेट छोड़ा। और सरदार ऐसा व्यक्ति था, वहां पे भी समर्पण। हाँ, वहां छोड़ना उसके लिए कोई ये नहीं, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सरदार ने सूट बूट छोड़ दिया, उसकी आग में जला दिया और खद्दर पहन लिया
तो आजीवन खद्दर पहनते रहे। सरदार गांधी जी के शिष्य बने, मगर सरदार ने कभी आश्रम में रहना पसंद नहीं किया। सरदार ने कभी टोपी नहीं, गांधी टोपी नहीं पहनी, बिल्कुल नहीं पहनी। ये सरदार का व्यक्तित्व था। और सरदार ने कभी गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों का स्वीकार भी नहीं किया। हाँ, उन्होंने पत्र कहा लिखा कि था। बापू ये अधर्म का आचरण आप कर रहे हैं। हाँ, तो बापू ने कुछ समय के लिए वो प्रयोग बंद भी कर दिए थे। सरदार तो मुंहफट थे, चरोतरी पटेल की भाषा में ही वो बात कर लेते थे। और जैसे उनका एक भाषण मुझे याद है कि पाकिस्तान विकास करे, हम खुश होंगे, वो अपने आप में विकास करे तो, मगर वो ज्यादा किटपिट करेगा तो हम ठोक डालेंगे। यानी ये सरदार जैसा रूप, सरदार जैसा नाम, Yes. सरदार जैसे गुण। ठीक है, पर आपने जो बताया, मैं सरदार के करीब गया हूँ, मैं जान गया हूँ, ऐसा भ्रम नहीं रखूंगा, करीब गया हूँ। उस वक्त के सरदार और उसके बाद की बदलती राजनीति सरदार का चरित्र किस तरह से आपके सामने पेश कर रही है, आपकी निगाह से मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि किसी को सरदार का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है, सच बताऊं तो। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बारे में। सरदार ने जो कहा उसका आचरण किया। सरदार ने जो कहा वो, और आपको ताज्जुब होगा कि अंग्रेजों को सरदार पर सबसे अधिक विश्वास था। और आप आश्चर्य न माने, मगर मैं जो कहता हूं वो तथ्य है। भारत यानी ब्रिटिश इंडिया का विभाजन सबसे पहले यदि किसी ने स्वीकार किया हो तो वो सरदार ने किया था। दिसंबर 1946 में सरदार ने तय कर लिया था कि अब इनफ ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में ये मुस्लिम लीग के जो मंत्री वगैरह थे और उनके मुस्लिम अधिकारी जो थे उससे तंग आ गए थे। उन्होंने कहा कि अंग यदि सड़ता है तो उसको काट के फेंक देना चाहिए। हमारे पास 75% या 85% तो रहेगा प्रदेश। अब देखिए ताज्जुब की बात, आयशा जलाल वगैरह ने काफी कुछ, यानी पाकिस्तान की इतिहासकार है, तो वो कहते हैं कि जिन्ना तो पार्टीशन के लिए भी तैयार नहीं थे। वो अपनी अपनी राय रखते हैं, मगर जिन्ना को, कई इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि जिन्ना को यदि मरुभूमि में थरपारकर में थोड़ी सी जगह भी पाकिस्तान के नाम से दे दी होती तो भी वो संतुष्ट हो जाते। सरदार साहब ने ये बातें, जो पार्टीशन का दोष हमारे पर है, उन्होंने स्वीकार किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने विभाजन कराया, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, हमने कराया, हम उसके विभाजन के विरोधी थे, और गांधी जी तो अंत तक विरोधी थे। गांधी जी ने कांग्रेस की कारोबारी में, यानी उसकी कार्य समिति में, उन्होंने, गांधी जी ने, क्योंकि उनके दो जो शिष्य थे, पट्ट शिष्य, नेहरू और सरदार, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। माउंटबेटन शिमला में थे, वीपी मेनन उनके साथ में थे, नेहरू और दूसरे मेनन जो थे अपने मंत्री थे, रक्षा मंत्री बाद में बने, वो नेहरू के साथ में थे। उस समय वीपी मेनन की ये योजना, विभाजन की योजना के बारे में पूछा गया कि आप इसको स्वीकार करेंगे क्या। नेहरू को पूछा गया तो नेहरू तो चिंता में थे, नेहरू घबराए हुए थे। उन्होंने सरदार को पूछा कि क्या करूं। सरदार ने कहा सहमति दे दो, विभाजन के लिए सहमति दे दो। सरदार साहब ने कहा, सरदार साहब ने कहा। हाँ। तो नेहरू ने कहा मगर बापू क्या कहेंगे। तो सरदार ने कहा कि बापू को समझा देंगे। आपको मालूम होगा बापू रूठ गए थे, क्योंकि बापू नोआखली में थे तब ये बात बनी थी। तो बापू को बताया नहीं था। ये दोनों उनके पट्ट शिष्यों ने विभाजन का स्वीकार कर लिया था। और आपको ताज्जुब होगा कि वीपी मेनन के मार्फत माउंटबेटन ने इस घटना के पहले सरदार पटेल की राय ले ली थी, सरदार पटेल से सलाह मशवरा कर दिया था और सरदार की जानकारी ले ली थी। और राजमोहन गांधी ने तो अपनी ये बायोग्राफी में लिखा है कि दिसंबर 1946 में सरदार साहब वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि भाई अभी तो पार्टीशन अनिवार्य है। ठीक है, तो अब एक आरोप लग जाता है, मेरा शायद आखिरी प्रश्न होगा कि
कांग्रेस ने हमेशा ये आरोप का सामना भी किया है, सही है गलत है मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, सरदार का हर बार अपमान किया, कांग्रेस पे हमेशा से आरोप है, इसमें कितना तथ्य है? देखिए, भारतीय राजनीति व्यक्तिवादी हो गई है। जब तक सरदार जीवित थे तब तक नेहरू पर एक कंट्रोल था, यानी नेहरू उनके रिमोट थे। ये मत भूलिए, नेहरू उनके रिमोट थे, ये मैं कहता हूं। मगर बाद में नेहरू स्वतंत्र हो गए, उनको कोई कहने वाला नहीं था। तो मगर नेहरू ने अंत तक सरदार का सम्मान किया। मगर बाद में जो कांग्रेस में चापलूसी की पूरी परंपरा चली, हाँ। तो मैंने पिछले साल या उसके पहले साल यहाँ के गुजरात कांग्रेस का एक निमंत्रण मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा गया था 31 अक्टूबर का वो कार्यक्रम था। उसमें पहले लिखा गया था कि इंदिरा गांधी का नाम था और नीचे सरदार पटेल का नाम था। और मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि इन मूर्खों को मालूम नहीं कि इंदिरा गांधी वो सरदार की भतीजी है, उसका सरदार का नाम ऊपर होना चाहिए। सरदार साहब 1935 से लेकर 1950 तक कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रहे, यानी कांग्रेस के सबसे प्रभावी नेता रहे। और लोग कहते हैं ना सरदार को अन्याय हुआ, अरे जो सबों का न्याय करता था उसको अन्याय करने की जरूरत कौन कर सकता है? ये तो चरोतर का पटेल था, उसका कोई अपमान कर सकता है भला, उसको कोई अन्याय कर सकता है भला? तो मगर मैंने उस वक्त पोस्ट भी की थी और कांग्रेस वालों को कहा भी था कि ये क्या मूर्खता है कि इंदिरा गांधी का नाम नीचे होना चाहिए, सरदार का नाम ऊपर होना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कोई भी पक्ष हो, इतिहास बदल रही है? देखिए, इतिहास में लोग विकृतियां ला रहे हैं, मगर हमारा इतिहास के अध्ययनकर्ताओं का तो ये धर्म है कि हमें तथ्यों को उजागर करना। और मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैं उन तथ्यों को लेकर साथ में बैठा हूं, क्योंकि आप कोई भी सवाल या गूगली डालेंगे आप कहेंगे कि सरदार और सुभाष का और नेहरू और सुभाष का, तो मैं उनकी चिट्ठियों को साथ में लेकर आया हूं। इसलिए विकृतीकरण इतिहास का तो वो होता है, दरबारी इतिहासकार लोग, उनका क्या धर्म है? जो सत्ता में होता है, जो शासन में होता है, वो अपने अनुकूल इतिहास लिखवाता है। फिर वो मुगलों की बात करें या तो फिर राजाओं की बात करें या तो आज के राजाओं की बात करें या कल के राजाओं की बात करें। कांग्रेस का जिक्र आपने किया, तो सरदार साहब को बौना बताना और अपने आप को बड़ा बताना, ये मैंने अभी कांग्रेस वालों का ये निमंत्रण पत्रिका के बारे में मैंने जिक्र किया। और सरदार साहब को भारत रत्न नहीं मिला इसलिए सरदार साहब का अन्याय हुआ, ये गाना मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा पूछता हूं, तो गांधी जी को दिया था क्या? गांधी जी को लोग आज राष्ट्रपिता कहने के लिए तैयार नहीं है। तो होता है, राजनीति में चलता है, जिनको राजनीति अपनी चमकानी है वो करें, जिनको तथ्यों के आधार पर चलना है वो करें। डॉक्टर देसाई, आप हमारे यहाँ आए और आपके माध्यम से हम सरदार को पूरा तो नहीं जान पाए, क्योंकि आप ही ने कहा है कि 100 साल तक रिसर्च चलता रहेगा, ऐसा व्यक्तित्व है, फिर भी हम उनके करीब जरूर पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे हर दर्शक को सरदार साहब के करीब जाने का एक मौका मिलेगा। स्टूडियो में आए, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, तो आपने मुझे भी मौका दिया तो मैं शुक्रगुजार हूं। अरे, तो ये थी सरदार साहब के साथ हुई चर्चा। सरदार साहब को जानने का भ्रम मैंने नहीं पाल रखा है कि मैं एक टीवी प्रोग्राम करूंगा और आप जान जाएंगे, और आप भी ना पालिए। मैंने पहले कहा था, दोबारा कह रहा हूं, सरदार साहब को जानना है तो उन पे लिखी गई किताबों को ध्यान से पढ़िए, खास करके वो लेखक किन दशा से गुजरता है और उस किताबों को लिखता है, उसका पास्ट क्या होता है वो भी आप देखिए, उसके बाद उस किताब को पढ़िए, तब जाके आप सरदार साहब को जान पाएंगे। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सरदार हम सब के लिए लड़े थे, आज हम सरदार के लिए लड़ रहे हैं। सरदार की बातें करने वाले कभी सरदार नहीं हो सकते। नमस्कार।